पैंक्रियाज से जुड़ी हुई बीमारियां सिर्फ शराब पीने वालों में होती है। शराब पीना एक वजह है, बट सिर्फ शराब पीने वालों में होगी ये गलत बात है। डायबिटीज और पैंक्रियाज का आपस में रिलेशन है। पैनक्रियाज डैमेज हो जाता है, भले ही वो एक्यूट से हो या क्रॉनिक से हो, तो इंसुलिन बनाने के सेल जब खत्म हो जाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगा। पेट दर्द, गैस और हमारा डाइजेशन खराब होना, ये सब इसके लक्षण। पैंक्रियाटाइटिस का सबसे कॉमन या सबसे ज्यादा लक्षण देखा जो गया है वो पेट में दर्द है। ये बीमारी सिर्फ पुरुषों में होती है। और अल्कोहल कंजम्पशन भी अब हम देख रहे हैं कि फीमेल्स में ज्यादा हो रहा है। कैंसर पहले एल्डरली में देखा जाता था, पर ऐसा है कि यंग में भी अब हम देख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका फिटनेस मंत्रा में। मैं हूं कविता और आज हम पैंक्रियाज से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। पैंक्रियाज शरीर का एक छोटा सा अंग है। जब ये खराब होने लग जाता है तो इससे हमें कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। शुरू में अगर आपका पेट भारी रहता है, गैस की समस्या रहती है, फैटी स्टूल है, इन्फ्लेमेशन रहता है लगातार, और खाना खाते ही पेट आपका भारी होने लग जाता है, नौजिया है, वॉमिटिंग है, अगर इस तरह के कोई भी लक्षण है तो आपके पैंक्रियाज में समस्या हो सकती है। तो इस वक्त आपको टेस्ट कराने की जरूरत है। पैंक्रियाज की बीमारियां क्या हैं, इनसे जुड़ी हुई इनके लक्षण क्या हैं, उनका इलाज कैसे हो, कौन से टेस्ट कराने हैं, कब हमें डॉक्टर के पास जाना है, ये सब मुद्दे पे आज के शो में हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मौजूद हैं पैंक्रियाज विशेषज्ञ, पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में यूनिट हेड डॉक्टर सुरेंद्र सिंह राणा, इमर्जिंग लीडर इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फ्रॉम एशिया पैसिफिक रह चुके हैं और इन्हें कई सारे और भी अवार्ड्स मिल चुके हैं। इसके अलावा 700 के करीब इनके रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं अब तक। इनसे जानेंगे पैंक्रियाज से जुड़ी हुई क्या क्या बीमारियां हैं और उन्हें हम कब और कैसे सही तरीके से पहचान कर उनका इलाज शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बता दें कि पैंक्रियाज है क्या और ये किस तरह से हमारी बॉडी में काम करता है। नमस्कार कविता जी, नमस्कार सारे दर्शकों को। देखिए, पैनक्रियाज जो है हमारे शरीर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। वो एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन होते हैं। एंडोक्राइन का मतलब होता है कि वो हमारे जो शुगर है ब्लड में उसको कंट्रोल करता है, और एक्सोक्राइन का मतलब होता है वो हमारा जो पाचन क्रिया है शरीर में, आंतड़ियों में, उसमें जो खाना हम खाते हैं उसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो ये अकेला ऑर्गन है जो बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन करता है। तो अगर इसमें कोई समस्या आएगी तो उससे पाचन में भी और शुगर के कंट्रोल दोनों में समस्या हो सकती है। पैंक्रियाज से जुड़ी हुई कितनी और किस तरह की कौन सी बीमारियां हैं, हम किस तरह से उन्हें पहचान सकते हैं, उनके लक्षण क्या हैं, हमारी बॉडी में कौन से सिम्टम्स आते हैं कि हमें ये पहचानना ज़रूरी हो जाता है, जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर लेते हैं, जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि हाँ ये हमारे पैंक्रियाज से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। देखिए, अगर उसको साधारण भाषा में बताया जाए तो पैनक्रियाज में मोटे तरीके से दो तरीके की बीमारियां होती हैं। एक बीमारी होती है जिसको हम पैनक्रेटाइटिस बोलते हैं। जब भी हम आइटिस बोलेंगे तो इसका मतलब है कि उसमें कोई सूजन हो रही है, जिसको मेडिकल टर्म में हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो वो जो पैनक्रेटाइटिस होता है वो एक्यूट हो सकता है। एक्यूट का मतलब एकदम हो जाता है, और क्रॉनिक का मतलब है धीरे धीरे उसमें वो सोजिश आएगी। तो जो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस होता है वो एकदम मरीज को तेज दर्द होगा, उल्टियाँ हो सकती है, पेट फूलना हो सकता है, कभी कभी पीलिया भी हो सकता है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये कुछ ही घंटों में आ जाएंगे, तो इसलिए हम इसको एक्यूट बोलते हैं। क्रॉनिक में जो है यही चीज़ जो है धीरे धीरे नुकसान कर रही है, तो धीरे धीरे स्वेलिंग हो रही है, तो मरीज़ को दर्द काफ़ी समय तक रहेगा। कई मरीज़ आपने देखा होगा लंबे समय तक बोलते रहेंगे कि हमें 1 साल से पेट में दर्द हो रहा है, 2 साल से पेट में दर्द हो रहा है। और कभी कभी ऐसे मरीज़ जिनको दर्द हो रहा होता है और पैनक्रियाज धीरे धीरे डैमेज हो रहा होता है, फिर उनके साथ उनको, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला, ऑयली स्टूल आने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि मतलब ये है कि पैनक्रियाज इतना हमारा ख़राब हो गया कि पाचन क्रिया नहीं हो पा रही है, और जो हम फैट खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो वो फिर स्टूल के रास्ते या लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल रहा है, तो इसलिए ऑयली स्टूल हो जाते हैं। और जब पैनक्रियाज डैमेज हो जाता है तो साथ में डायबिटीज़ भी हो जाता है। तो इस बीमारी को हम क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस बोलते हैं। तो एक एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, एक क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, और तीसरी ब्रॉड कैटेगरी पैनक्रियाज बीमारी की होती है जब पैनक्रियाज में कैंसर हो जाता है। तो उस कैंसर में भी मरीज़ को दर्द और पीलिया हो सकता है, और पैनक्रियाज कैंसर के अपने समस्याएं हैं, काफ़ी घातक बीमारी होती है। तो ब्रॉडली ये 3 तरीके की बीमारियां हैं जो पैनक्रियाज में कॉमनली होती हैं। इसके अलावा बड़ी सारी अनकॉमन बीमारियां भी हैं, बट ये 3 कॉमन बीमारियां हैं जो सबसे ज़्यादा होती हैं।
अभी आप पीजीआई में इतने सालों से कार्यरत है, तो पीजीआई में अभी सबसे कॉमन इन तीनों में से कौन सी बीमारी के पेशेंट्स आप ज़्यादा डील कर रहे हैं? कौन से पेशेंट्स पहुंच रहे हैं? देखिए, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो है वो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का बढ़ने का रीज़न जो है वो 2 हैं। एक कॉमन कॉज़ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का होता है अल्कोहल का सेवन करना। तो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉजेज़ में से ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस अल्कोहल रहता है। दूसरा कॉमन कॉज़ ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस होता है गॉलस्टोन्स या पित्ते की थैली में पथरी होना। पित्ते की थैली में जब पथरी होती है उससे भी एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, और पित्ते की थैली में पथरी बढ़ने का रीज़न जो है वो हमारी थोड़ी डाइट है और मोटापापन है, क्योंकि दोनों फैट डाइट और ओबेसिटी जिसको मोटापापन बोलते हैं उससे पित्ते की थैली में पथरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये 2 जो हैं अल्कोहल का सेवन और दूसरा गॉलस्टोन्स, ये कॉमन कॉजेज़ हैं। इसके अलावा बड़े सारे और अनकॉमन कॉजेज़ भी होते हैं, बट ब्रॉडली ये 2 कॉमन कॉजेज़ होते हैं जिनसे एक्यूट पैंक्रेटाइटिस होता है। इसको पैंक्रियास से जुड़ी जो बीमारी है, पैंक्रेटाइटिस कैंसर जो है, इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्यों? नहीं, देखिए, पैनक्रियाटिक कैंसर जो है वो अलग बीमारी हो जाती है। पैनक्रियाटिक कैंसर को हम साइलेंट किलर इसलिए बोलते हैं कि एक तो पैनक्रियाटिक कैंसर जब हम डिटेक्ट करते हैं तो काफ़ी लेट हो जाता है, लेट हो जाता तो वो बीमारी फैल चुकी होती है, क्योंकि पैनक्रियाटिक कैंसर का एक ही इलाज होता है जिसको हम क्यूरेटिव बोलते हैं, जिससे मरीज़ का इलाज हो सकता है और उसका लाइफ स्पैन बढ़ सकता है, जिससे कि हम उसका क्यूरेटिव रिसेक्शन का मतलब है हम सर्जरी करके सारा ट्यूमर बाहर निकाल दें, तभी हम उसका इलाज कर सकते हैं। पर वो तभी संभव हो सकता है जब उसका साइज़ छोटा हो। बट जब साइज़ छोटा होता है तो मरीज़ को कोई लक्षण ही नहीं होते हैं। तो जब तक मरीज़ को कोई लक्षण होते हैं जिसमें कि दर्द होना, वज़न का घटना या शुगर हो जाना या पीलिया हो जाना, तब तक मेजॉरिटी मरीज़ों में वो बीमारी फैल चुकी होती है। और जब फैल जाती है तो फिर जो हमारे पास ट्रीटमेंट के या उपचार के जो साधन हैं वो बड़े लिमिटेड रहते हैं। तो इन मरीज़ों का जो सर्वाइवल है बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको साइलेंट किलर बोलते हैं कि ये लेट डिटेक्ट होता है। पीजीआई चंडीगढ़ में आपके पास इतने सारे पेशेंट्स पहुंचते हैं, तो क्या कोई ऐसा आंकड़ा भी है जिसमें हमें ये पता चले कि लोगों में ये बीमारी कितनी तेजी से पिछले 1 दशक में, मीन्स 10 सालों में, 8-10 सालों में ये बढ़ी है? देखिए, कोई फॉर्मल डेटा हमारे पास नहीं है। डेटा सिर्फ ये रहता है कि जैसे आज से 10 साल पहले हम एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के हफ्ते में कोई 5 या 6 मरीज़ देखते थे। अब वही नंबर जो है वो 20 से 30 हो गया है। बढ़ी है इन तो ये सालों में बीमारी जो बीमारी। है बढ़ रही है, और जो इसकी सिवियरिटी है, जो सीरियस बीमारी है, क्योंकि एक्यूट पैंक्रेटाइटिस बड़ा ही वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ होता है। कईयों में लकीली माइल्ड होता है, कईयों में सीवियर बीमारी हो जाती है जो कभी कभी जानलेवा भी होती है। तो अब हम देख रहे हैं कि कुछ पिछले सालों से जो सीवियर बीमारी है उसके मरीज़ हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। तो थोड़ा उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि पीजीआई जो है रेफरल अस्पताल है, तो जो सीरियस मरीज़ हैं वो हमारे पास आते हैं, जो माइल्ड मरीज़ हैं वो जो पेरिफेरी के हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे उनका इलाज हो जाता है। बट सीवियर बीमारी हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं अब हमारे पास पीजीआई में। तो डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि एक्यूट पैंक्रेटाइटिस जो है उसमें भी मोर्टेलिटी ज़्यादा है? हाँ जी, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में वेरिएबल मोर्टेलिटी होती है। वेरिएबल का मतलब ये है कि कई मरीज़ तो बिल्कुल 4-5 दिन में ठीक हो जाएँगे। कुछ मरीज़ हैं जिनमें मोर्टेलिटी भी हो सकती है, जान भी जा सकती है, और दूसरा हॉस्पिटल स्टे बड़ा लंबा हो सकता है। कई मरीज़ हमारे ऐसे होते हैं जिनको 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं इलाज होने में, क्योंकि पैंक्रेटाइटिस में अंदर सोजिश हो जाती है, फिर सोजिश होने के अंदर पस बन जाती है। तो उस पस को कभी हमें एंडोस्कोपी से स्टेंट डाल के निकालना पड़ता है, कभी पेट के रास्ते बाहर से ट्यूब डालते हैं जिससे पस निकालते हैं, और कभी कभी सर्जरी करनी पड़ती है। तो जब ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं तो हॉस्पिटल स्टे जो है वो बढ़ जाती है, तो मरीज़ का जो इलाज का समय बढ़ जाता है। और मॉर्बिडिटी एक मेडिकल टर्म होता है जिसमें हम बताते हैं कि मरीज़ को कितनी समस्याएं हो रही हैं उस बीमारी से। तो इस बीमारी की मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हॉस्पिटल स्टे लंबा हो जाता है। तो जितना लंबा हॉस्पिटल स्टे होगा उतने प्रोसीजर्स होंगे, उतनी दवाइयों का खर्चा होगा। फिर जितनी देर आप हॉस्पिटल में रहेंगे, बीमारी सोजिश रहेगी, तो आपकी जो न्यूट्रिशन है वो भी कमज़ोर हो जाएगी, आपका खाना लगेगा नहीं, आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, बॉडी के प्रोटीन कम हो जाएंगे। तो ये सारी समस्याएं जो हैं मिल जुला के देन इस बीमारी में, जैसे सीवियर पैंक्रेटाइटिस में 20% तक मरीज़ों में मोर्टेलिटी हो सकती है, कि 100 मरीज़ अगर सीवियर पैंक्रेटाइटिस के होंगे तो 10 से 20% जो है उनकी डेथ भी हो सकती है। अब तक माना जाता था, मीन्स कुछ साल पहले की एक स्टडी मैंने जो देखी उसमें ये लिखा था कि 60 साल से ज़्यादा की उम्र में पैंक्रेटाइटिस कैंसर के मामले ज़्यादा आते थे। अभी एक्यूट क्रॉनिक के अलावा पैंक्रेटाइटिस कैंसर जो है उसके पेशेंट 40 साल, 30 साल और 50 साल की उम्र की एज के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। आपके इस सवाल का मैं 2 हिस्सों में जवाब दूंगा। जो पैंक्रेटिक कैंसर है
वो ज़रूर हम पहले बोलते थे कि पैनक्रियाटिक कैंसर जो है वो एज रिलेटेड बीमारी है, कि कुछ एज के बाद पैनक्रियाटिक कैंसर होता है, एक्सेप्ट कुछ हेरिडिटरी कैंसर्स होते हैं जो जल्दी हो जाते हैं। बट अभी पिछले 10-15 साल से हम देख रहे हैं कि यही कैंसर जो है यंग लोगों में भी देखा जा रहा है, जिसकी बहुत सारी वजहें हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है जो प्रदूषण हो रहा है। जो प्रदूषण की वजह से टॉक्सिक चीज़ें शरीर में जा रही हैं, उसकी वजह से जो पैनक्रियाटिक कैंसर है इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, और इसलिए यंग में भी देखा जाता है। जहाँ तक रहेगी एक्यूट और क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस की बात, ये बीमारी जो है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि इसका कॉमन कॉज एक्यूट और क्रॉनिक दोनों का अल्कोहल रहता है, और एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का गॉलस्टोन रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये यूजली मिडिल एज्ड और यंग लोगों में देखी जाती हैं, तो इसलिए ये जो बीमारियां हैं ये यंग में ज़्यादा कॉमन है। पैनक्रियाटिक कैंसर अभी भी एल्डरली या जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें ज़्यादा है, बट यंग लोगों में भी देखा जा रहा है। और डॉक्टर साहब, अब सबसे पहले हमें ये बताएं हमारे दर्शकों को कि इस बीमारी से बचने का तरीका क्या है, कि हमें ये बीमारी ना हो उसके लिए हमें क्या करना है। देखिए, जो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है उसके जो कॉमन कॉजेज़ जैसे मैंने बताया, एक अल्कोहल का सेवन और दूसरा पित्ते की थैली में पथरी, गॉलस्टोन्स। ये दोनों चीज़ों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। अल्कोहल रिलेटेड पैनक्रियाटाइटिस का बड़ा सिंपल सा इलाज है प्रिवेंट करने के लिए, ना होने के लिए, कि अल्कोहल का सेवन ना किया जाए। बिकॉज कोई भी प्रोटेक्टिव डोज नहीं है कि हम बोलें इतनी कम मात्रा में लेंगे तो हमें पैनक्रियाटाइटिस नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अल्कोहल रिलेटेड पैनक्रियाटाइटिस मिनिमम अल्कोहल डोज से भी हो सकता है, तो इसलिए बेस्ट तो ये है कि अल्कोहल का सेवन ना किया जाए। और दूसरा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसको अपनाया जाए। उसमें क्या है कि आप जो डाइट है उसमें फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट्स की कम मात्रा रखें। जितना आप काम करते हैं उसके हिसाब से आप इनका सेवन करें। जो लोग मैनुअल लेबर वाला काम करते हैं, जिनमें ज़्यादा पैदल चलना होता है, वो लोग इसका सेवन कर सकते हैं क्योंकि उनमें ये पच सकता है। बट अगर आपका सेडेंट्री या बैठने वाला जॉब है तो आप इन चीज़ों को कट रखें, अपना वज़न ना बढ़ने दें, और रेगुलर एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, वज़न नहीं बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, शुगर कंट्रोल में रहेगा, तो गॉलस्टोन्स होने के जो टेंडेंसीज़ हैं वो भी कम हो जाएंगी। और जहाँ तक रहा कैंसर की बात, उसमें भी आप देखेंगे जो दो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर रहते हैं कैंसर के, पैनक्रियाटिक कैंसर के, वो अल्कोहल और स्मोकिंग है। तो अगर आप अल्कोहल और स्मोकिंग का सेवन नहीं करेंगे तो काफ़ी हद तक पैनक्रियाटिक कैंसर का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। इसके अलावा फैटी लीवर है हमारा, या डायबिटीज़ है हम लोगों को, तो भी हमें इसका कैंसर का खतरा है। देखिए, जो डायबिटीज़ है वो एक रिस्क फैक्टर नहीं बोलूँगा मैं, डायबिटीज़ का एसोसिएशन रहता है पैनक्रियाटिक कैंसर के साथ, कि जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें थोड़ा इंसिडेंस पैनक्रियाटिक कैंसर का ज़्यादा होता है। बट इसका ये निष्कर्ष नहीं है कि डायबिटीज़ से पैनक्रियाटिक कैंसर हो रहा है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है और फैमिली में किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो एक बार जाके डॉक्टर को ज़रूर चेक करा लें, क्योंकि एक टर्म हम यूज़ करते हैं न्यू ऑनसेट डायबिटीज़, जिसको देखा जा रहा है कि इसका एसोसिएशन हो सकता है पैनक्रियाटिक कैंसर के साथ। तो अगर आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं जब आपका डायबिटीज़ डायग्नोज होता है, वो आपको कैटेगराइज कर लेंगे, देख लेंगे कि आपको स्क्रीनिंग की ज़रूरत है पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए या नहीं। बट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें कैंसर नहीं होता है, बहुत माइनॉरिटी में होता है। तो ये मान लेना कि आप डायबिटिक्स हैं तो आपका रिस्क फैक्टर हो गया कैंसर के लिए, ये गलत बात है। बट ज़रूर आप डॉक्टर को दिखाते रहिए, तो डॉक्टर देख के अपने आप देख लेंगे कि आपको कुछ स्पेशल टेस्ट की ज़रूरत है स्क्रीनिंग के लिए या नहीं। ये सारे लक्षण जो आपने बताए, जब इस तरह के पेशेंट आपके पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप उनको कौन से टेस्ट रिकमेंड करते हैं? आप कैसे पहचानते हैं कि इसको ये इस तरह की दिक्कत या ये पैंक्रियास से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो सकती है? देखिए, टेस्ट के बारे में एक तो जैसे भी कोई पब्लिक फोरम में डिस्कशन होता है, मैं हमेशा इस चीज़ को मानता हूँ कि इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मरीज़ फिर अपने आप डॉक्टर बन के अपना इलाज कराना शुरू कर देते हैं। तो टेस्ट हमें तभी कराने चाहिए जब कोई डॉक्टर एडवाइस करता है। जब एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होता है तो हम उसमें कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, फिर हम उसमें कुछ इमेजिंग कराते हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड हो सकता है, सीटी हो सकता है। बट वो सारी चीज़ें निर्भर करेंगी मरीज़ के लक्षण पे, मरीज़ को क्या समस्याएं हैं, मरीज़ को क्या और बीमारियां हैं जिसमें हम कौन सा टेस्ट सेफली कर सकते हैं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग होता है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रोसीजर होता है, जिसमें काफ़ी सोच विचार के बाद डिसाइड किया जाता है। बट ब्रॉडली हम ब्लड टेस्ट और इमेजिंग से पता लगाते हैं कि कौन सी बीमारी है। अभी हम गट हेल्थ की बात कर रहे हैं जिस तरह से, तो एक कॉमन सी टर्म आजकल यूज़ होती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, जो काफ़ी देखा गया है कि लोगों में इस तरह की समस्या पैदा हुई है जी। तो क्या इसका भी पैंक्रियाज की बीमारियों के साथ सीधा रिलेशन है? देखिए, जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ का मतलब ये है कि जब हम अल्कोहल का सेवन करते हैं तो वो लिवर को
काफ़ी कॉमनली डैमेज करता है, लिवर में फैट जमा होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। वैसी ही बीमारी जब नॉन अल्कोहलिक में होती है, मतलब जो अल्कोहल नहीं पी रहा है, तो उसको अगर वैसे ही फैट लिवर में डिपॉजिट होना शुरू हो जाए तो उसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं। और वो कॉमनली देखा जाता है उन लोगों में जो ओबीज है, मतलब जिनमें मोटापा है, जो एक्सरसाइज कम करते हैं, जो सेडेंट्री ज़्यादा बैठते हैं, या जो ये एरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये ज़्यादा पीते हैं जिससे कि शुगर ज़्यादा अंदर चला जाता है, या फिर जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, तो ऐसे लोगों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो जाता है। और जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होंगे उनमें फिर साथ में कुछ मरीजों में फैटी पैनक्रियाज भी हो जाता है। फैटी पैनक्रियाज एक बिल्कुल अलग तरीके की बीमारी है जिसमें पैनक्रियाज में फैट जमा होना शुरू हो जाता है। ये जो फैटी पैनक्रियाज है, इस पर अभी बहुत सारा शोध और रिसर्च चल रही है कि इसकी क्या क्या इससे हो सकता है और क्या बीमारी हो सकती हैं। बट फैटी पैनक्रियाज हमने देखा हुआ है जिनको पैनक्रेटाइटिस होता है, और अगर उनमें फैटी पैनक्रियाज हो तो उनमें सीवियर पैनक्रेटाइटिस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे कि नटशेल में कि सारी चीज़ों का जो कॉमन ग्राउंड है वो ये है कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अब फैटी लिवर डिजीज़ जो है वो डायबिटीज़ के साथ एसोसिएटेड है, वो ब्लड प्रेशर बढ़ने, रक्तचाप की बीमारी के साथ एसोसिएटेड है, हार्ट की बीमारियों के साथ एसोसिएटेड है। तो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, जितना ज़रूरत है उतना खाएंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, तो बहुत सारी बीमारियों से बचाव हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जैसे हमने पुरुषों में बात की, बड़ी उम्र के लोगों में बात की, तो महिलाओं में या बच्चों में भी क्या ये पैंक्रियाज की बीमारियां होती है या आते हैं इस तरह के केसेस? हाँ जी, देखिए ऐसा है कि पहले ये होता था कि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस जो है मेल्स में ज़्यादा होता था। वो इसलिए होता था कि फीमेल्स में अल्कोहल का सेवन कम होता था। बट अब जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, फीमेल्स में भी हम देख रहे हैं कि अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो इसलिए अब वो जो चीज़ की अल्कोहल रिलेटेड एक्यूट पैनक्रेटाइटिस या क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस सिर्फ मेल्स में देखा जाता था, अब वो फीमेल्स में भी देखा जा रहा है। और एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फीमेल्स में जो डोज है अल्कोहल की जो डैमेज करती है वो कम है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो फीमेल्स अगर कम अल्कोहल भी पिएंगी तो उनको बीमारी होने का चांस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। एंड सिमिलरली फीमेल्स में भी हम देख रहे हैं कि ओबेसिटी भी बढ़ रही है, मोटापा भी बढ़ रहा है, और फीमेल्स जो हैं वो मोर प्रीडिस्पोज्ड है, उनमें ज़्यादा रिस्क होता है गॉल ब्लैडर स्टोन्स का। तो फीमेल्स में वैसे ही गॉल ब्लैडर स्टोन मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और अगर फीमेल्स का वेट बढ़ जाएगा तो गॉल स्टोन की रिस्क और बढ़ जाएगी, और गॉल स्टोन बढ़ेंगे तो उससे पैनक्रेटाइटिस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो गॉल स्टोन रिलेटेड पैनक्रेटाइटिस अभी भी हम फीमेल्स में ज़्यादा देखते हैं, बट अल्कोहल रिलेटेड पैनक्रेटाइटिस मेल्स और फीमेल्स दोनों में देखा जा रहा है। और पैनक्रेटिक कैंसर जो है वो बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में होता है। मेल्स में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि मेल्स में स्मोकिंग और अल्कोहल ज़्यादा है, बट जैसे जैसे स्मोकिंग और अल्कोहल अक्रॉस द स्पेक्ट्रम बढ़ रहा है तो सेम पैनक्रेटिक कैंसर जो है हम फीमेल्स में भी देख रहे हैं। बच्चों के बारे में? बच्चों में देखिए एक्यूट पैनक्रेटाइटिस पहले तो बहुत कम होता था, बट अब एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हम बच्चों में भी देख रहे हैं, और उसकी वजह वही है कि बच्चों में भी मोटापा बढ़ रहा है। मोटापा जेनेटिक भी हो सकता है? देखिए एक जेनेटिक पैनक्रेटाइटिस होता है, जेनेटिक पैनक्रेटाइटिस क्रॉनिक होता है, मोस्टली एक्यूट नहीं होता है, और वो जेनेटिक पैनक्रेटाइटिस इतना कॉमन नहीं है कि बहुत बड़ी समस्या हो, बट हाँ जेनेटिक पैनक्रेटाइटिस होता है, पर उसका इलाज बिल्कुल अलग तरीके से होता है। डॉक्टर साहब, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि इसके टेस्ट कौन से हैं और लक्षण क्या है और हम कैसे इससे बचाव कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसका इलाज कैसे हो, अगर हमें ये बीमारी हो जाती है, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है या क्रॉनिक है या कैंसर है, तो उसके इलाज के बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से इसका इलाज संभव है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो अभी बीमारी हुई है उसका इलाज करना, और दूसरा ऐसी चीज़ें करना कि दोबारा ना हो बच्चे। तो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस जब अल्कोहल से या गॉलस्टोन से होता है तो उसका उस टाइम इलाज एक ही होता है, जिसमें हम मरीज़ को दवाइयाँ देते हैं, दर्द ना हो उसकी दवाइयाँ देंगे, और फिर अगर कोई पस अंदर जमा हो जाएगी तो उस पस को निकालेंगे। फिर उसके बाद जब मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है, फिर हमारा मकसद रहता है कि दोबारा मरीज़ को दर्द या एक्यूट पैनक्रेटाइटिस ना हो। तो जिसको अल्कोहल की वजह से हुआ है उसको सख्त हिदायत दी जाती है कि अल्कोहल दोबारा ना लिया जाए, बिकॉज अगर हम दोबारा अल्कोहल लेंगे तो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस 100% हो जाएगा। और जिसको गॉल स्टोन की वजह से पैनक्रेटाइटिस हुआ होता है उसको हम ये सलाह देते हैं कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा लिया जाए, क्योंकि हम एक बार गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर देंगे तो गॉल ब्लैडर के साथ स्टोन जो बनने की टेंडेंसी होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो मरीज़ का जो रिस्क है पैनक्रेटाइटिस दोबारा होने का
वो कम हो जाता है। अब जो रह गया क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस में देखिए कि वो तो उम्र भर की बीमारी होगी अब, क्योंकि पैनक्रियाज एक बार आपका डैमेज हो गया तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता है। तो क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के मरीजों को 3 इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं, एक दर्द, एक शुगर और तीसरा जिसको ऑयली स्टूल या लूज स्टूल या डायरिया होना। तो जो दर्द होता है, दर्द के लिए हम पहले दवाइयाँ देते हैं, 100 में से 90 मरीज दवाइयों से ही ठीक रहते हैं। जो 10 मरीज दवाइयों से ठीक नहीं होते हैं उनमें फिर हम स्टेंट डालते हैं, एंडोस्कोपी के रास्ते स्टेंट डाल के जो पैनक्रियाज की नली ब्लॉक हो गई होती है उसको हम खोल देते हैं स्टेंट से। तो स्टेंट डालने से भी मरीज़ का दर्द ठीक हो जाता है। तो 100 में से 99 मरीज़ जो हैं वो स्टेंट डालने से या दवाइयों से ठीक हो जाएंगे। एक मरीज़ है जो बिल्कुल नहीं ठीक होगा, स्टेंट भी डाल दिया उसके बाद भी दर्द चलता रहेगा, तो उन मरीज़ों में फिर हम सर्जरी करते हैं। दूसरा लक्षण होता है शुगर का। शुगर के लिए जो शुगर के डॉक्टर हैं उनके साथ मिलकर हम इलाज करते हैं। तो उसमें मरीज़ को कभी हम कुछ खाने की दवाई दे सकते हैं या फिर इंसुलिन देना पड़ता है। इस पे निर्भर करेगा कि मरीज़ की शुगर कितनी बढ़ी हुई है, पर शुगर का इलाज बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा होता है जब मरीज़ को लूज स्टूल या डायरिया लगा होता है तो उसके लिए हम पैनक्रेटिक एंजाइम देते हैं, क्योंकि हमारा जो पैनक्रियाज है वो पाचन क्रिया में हेल्प करता है एंजाइम्स बना के। तो वो एंजाइम्स जब खत्म हो जाती हैं तो हम वो एंजाइम्स मुंह के रास्ते देते हैं, जिससे कि जो पैनक्रियाज की एंजाइम है जो खत्म हो रखी हैं वो मुंह के रास्ते उसका डेफिसिट पूरा हो जाए और मरीज़ की जो पाचन क्रिया है वापस नॉर्मल आ जाए। तो जब वो नॉर्मल आ जाती है तो मरीज़ के ऑयली स्टूल्स और डायरिया जो है वो भी ठीक हो जाता है। लास्ट में रह गया पैनक्रेटिक कैंसर। पैनक्रेटिक कैंसर में इलाज डिपेंड करेगा कि स्टेज क्या है कैंसर का। अगर वो अर्ली स्टेज है तो सर्जरी हो जाती है, सर्जरी के बाद काफ़ी हद तक मरीज़ ठीक हो जाते हैं। बट अगर वो एडवांस्ड मेलिग्नेंसी है, मतलब फैल चुका है कैंसर, तो फिर हम मरीज़ का इलाज करते हैं कि उसके जो लक्षण हैं या जो उसको तकलीफ़ हो रही है वो हम कम कर सकें। तो जैसे मरीज़ को दर्द होगा तो दर्द की हम दवाइयाँ देते हैं, या कभी कभी हम जो नर्व्स होती हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं एंडोस्कोपी के रास्ते, ताकि मरीज़ का दर्द ठीक हो जाए। और अगर मरीज़ को पीलिया होता है तो पीलिया के लिए हम स्टेंट डाल देते हैं, स्टेंट डालने से मरीज़ का पीलिया खत्म हो जाता है। तो ये सारे जो स्टेप हैं इसको हम पेलिएशन बोलते हैं। मरीज़ पेलिएशन का मतलब होता है कि मरीज़ की जो बीमारी है उससे उसको कम से कम दिक्कत हो, क्योंकि हम बीमारी का जड़ से तो इलाज नहीं कर पाएंगे। और फिर इन सारी चीज़ों के साथ में मरीज़ का हम देख के, जो मरीज़ अगर फिट है तो हम साथ में कीमोथेरेपी देते हैं। सर्जरी के अलावा कीमोथेरेपी इसका इलाज है? हाँ, मतलब अगर जो कैंसर है अगर वो फैल गया है, बड़ा हो गया है, जिसमें हम सर्जरी से उसको पूरा नहीं निकाल सकते हैं, फिर हमें कीमोथेरेपी देने हैं जी। तो इसमें सर्वाइवल रेट क्या है? पैनक्रियाज से जुड़ी हुई जो भी बीमारी है, पैनक्रेटाइटिस कैंसर जो है, उसमें सर्वाइवल रेट कितना देखिए, देखते पैनक्रेटाइटिस जो हैं? एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है, अगर मरीज़ एक बार ठीक हो गया और हमने जो उसकी वजह थी वो हटा दी, अगर अल्कोहल हटा दिया, गॉल स्टोन निकाल दिए, तो फिर मरीज़ का जो लाइफ स्पैन है वो ठीक रहता है, मरीज़ को कोई दिक्कत नहीं होती है। क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के मरीज़ में भी अगर उसने अल्कोहल, स्मोकिंग, जो भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है जिनसे वो बीमारी हो रही है वो हमने हटा दिए और इलाज और दवाइयाँ रेगुलरली लेता रहा, तो मोर और लेस लाइफ स्पैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पैनक्रेटिक कैंसर में सर्वाइवल डिपेंड करता है स्टेज पे। अगर फैल चुका है कैंसर तो फिर सर्वाइवल बहुत डिस्मल होता है, कम मरीज़ हैं जो साल या 2 साल निकाल पाएंगे। बट अगर सर्जरी हो जाती है तो सर्वाइवल काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। हाँ, जैसे मैंने एक स्टडी में अभी रिसेंटली पढ़ा था कि पैनक्रेटाइटिक कैंसर जो है उसमें 10वें नंबर पर, जो 10वां नंबर है सबसे आम कैंसर्स में, ये 10th नंबर पर आता है। जी। और इसमें जो मौत होती है इस कैंसर से, वो टॉप 5 कैंसर्स जो हैं वो उनमें से जी, एक बिल्कुल। ये कैंसर पैनक्रेटिक है। कैंसर बहुत एग्रेसिव कैंसर है। अगर ये फैल जाता है तो सर्वाइवल बहुत कम होता है। तो इसीलिए अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होने पे अगर हम क्यूरेटिव रिसेक्शन, मतलब सर्जरी से सारा बाहर निकाल पाएँ, वही बेस्ट चांस होता है ऑफ गिविंग अ लॉन्ग सर्वाइवल टू अ पेशेंट, लंबा सर्वाइवल। अगर ये फैल चुका है तो फिर इसका सर्वाइवल बहुत कम होता है। दैट्स वाई इसको हम टॉप किलर्स में काउंट करते हैं ऑफ ऑल दी कैंसर्स। हमारे कुछ पेशेंट्स या हमारे दर्शक हैं, कुछ आपके जो सलाह, आपका जो मेथड है उसको सुनना चाहेंगे, वो कि किस तरह से अपना वो ख्याल रख सकते हैं जो ऑलरेडी पैनक्रियाज से जुड़ी हुई बीमारियों से इलाज ले रहे हैं, पीड़ित हैं, तो वो अपना ध्यान किस तरह से रखें, उन्हें थोड़ी सी क्या टिप्स देंगे आप? देखिए, इम्पॉर्टेंट टिप फर्स्ट ये है कि जिस वजह से पैनक्रेटाइटिस हुआ है उस वजह को हम हमेशा के लिए अपनी लाइफ से बाहर निकाल दें। तो अगर गॉल स्टोन से हुआ है तो गॉल ब्लैडर की सर्जरी के साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल, ताकि जिससे कि बॉडी का कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, फैट ना बढ़े, हमारा जो शुगर है कंट्रोल रहे, वेट ना बढ़े, हम रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर अल्कोहल की वजह से हुआ है तो ये सारी चीज़ें जो हमने गॉल स्टोन्स में की हैं हेल्दी लाइफस्टाइल की, वो उसमें भी करें और साथ में अल्कोहल और स्मोकिंग को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से बाहर कर दें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर इतनी
अच्छी जानकारी देने के लिए आपने बहुत सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाया कि पैंक्रियाज से जुड़ी हुई बीमारियां क्या क्या हैं और उनका वक्त रहते कैसे हमें उन्हें पहचानना है और कैसे उनका इलाज और उनका निदान करना है। तो अगर आपको भी इनमें से कोई भी लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत जाकर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाएं, डॉक्टर से सलाह लें और स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने पेट की सेहत का ख्याल रखें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।